बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूं कि शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ ला सके और हमें कुछ कहने का मौका दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध में पानी का जो शदीद बहरान है, उस बहरान पर हमने 3 तारीख से लेकर पूरे सिंध में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। 3 तारीख को 5 अजला में लाड़काना डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अजला में मुजाहरा हुआ। फिर 5 तारीख को हैदराबाद के 5 जिलों में, हैदराबाद डिवीजन के 5 जिलों में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मैंने लाड़काना में भी मुजाहरे में शिरकत की और हैदराबाद के 5 अजला में से ठट्टा में शिरकत की। ये हमारा फर्ज है कि हम सिंध के आबादगारों के साथ, काश्तकारों के साथ, किसानों के साथ, सिंध में रहने वालों का साथ देकर उनकी आवाज बने और आवाज बने उस पॉलिसीज के खिलाफ जिस पॉलिसीज की वजह से सिंध बदहाली का शिकार हो रहा है। आज अगर आप डॉन अखबार पढ़ लें तो उसमें लिखा हुआ है कि इस पॉलिसियों की वजह से इस साल भी कॉटन की फसल बहुत कम होगी, क्योंकि लोगों ने बहुत कम रकबे पर कॉटन लगाई है। पिछले साल भी 10 मिलियन बेल्स का टारगेट था, शॉर्टफॉल हुआ। इस साल 11 लाख रखी है और उसमें क्योंकि रकबा लगभग 60% हुआ है तो जाहिर है उसकी आउटपुट भी कम ही होगी। जब आउटपुट कम होगी, कॉटन कम पैदा होगी, तो आप और हम सबको देखना पड़ेगा कि हुकूमत ऐलान करेगी कि हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। कॉटन इंपोर्ट करने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा होता है और ये जो भी आपका एक्सपोर्ट है वो ड्विंडल हो जाएगा। आप बड़क मारते रहते हैं कि जी हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप इंपोर्ट करेंगे कॉटन तो आपकी एक्सपोर्ट तो गई। इसी वजह से हमने ये चिल्लाना शुरू किया, क्योंकि हम उनकी चोरी भी पकड़ते रहते हैं, चोरी भी पकड़ते रहते हैं। मैं आपसे कहता रहा हूं कि तौसा के बाद गुड्डू तक पानी क्यों चोरी होता है, तौसा के नीचे गुड्डू तक पानी चोरी क्यों होता है। इसका मिसाल दे दूं, आज तौसा में 1,08,000 क्यूसिक्स पानी आ रहा है और ये एक दिन में नहीं हुआ होगा, ये एक दिन में नहीं हुआ होगा 1,08,000, लेकिन गुड्डू में सिर्फ 70,000 है। ये 1,08,000 से 70,000 का लगभग 40,000 का पानी, 40,000 क्यूसिक्स का पानी, जिसमें पंजनद का पानी भी आके मिलता है तौसा के नीचे। पंजनद का पानी भी 6,000 क्यूसिक्स आज भी बह रहा है, वो भी इसमें शामिल होता है। 1,08,000 और 6, 1,15,000 के करीब हो जाता है। 1,15,000 पानी अगर तौसा के नीचे बह रहा है तो फिर मेरे गुड्डू में 70,000 क्यों है? ये 30-40,000 क्यूसिक्स पानी किधर जा रहा है, जिसका मुझे जवाब नहीं मिल रहा। मैं रोजाना को मॉनिटर करता हूं, मैं रोजाना मॉनिटर कर रहा हूं और 4 दिन से गुड्डू इसी बेस पे चल रहा है। 68,000, 69,000, 69,000 और 70,000। ये है वो चोरी जिसकी मैं निशानदेही करता रहा हूं। स्कर्दू से पानी कितना आ रहा है? 1,40,000। बहा कितना रहे? सिर्फ 90,000। तरबेला से नीचे जो पानी छोड़ रहे हैं वो सिर्फ 90,000 छोड़ रहे हैं। जो पानी आ रहा है तरबेला में वो 1,40,000 तक पहुंचा है, क्योंकि तरबेला और स्कर्दू में टेम्परेचर बढ़ गया है और टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ पिघलती है, बर्फ पिघलती है तो पानी बढ़ता है, पानी आता है तो तरबेला में आता है। वहां अगर 1,40,000 क्यूसेक पानी आ रहा है तो फिर तरबेला वाले को
रोका क्यों गया है कि सिर्फ 90,000 नीचे बहा है जो हमारे पास आए? 90,000 पहुंचेगा कब, कहां तरबेला और कहां गुड्डू? इसमें 10 दिन लगते हैं पानी पहुंचने में। ये वो चोरियां हैं जिसको मैं जिक्र कर रहा हूं, ये वो चोरियां हैं जिसमें जिक्र कर रहा हूं, और यही वो चोरियां हैं जिसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। यही वो इरसा है जिसकी नाकामी है या तासुब है, नाकामी है या तासुब है, जिसकी वजह से इरसा ये सारा कुछ कर रहा है किसी न किसी के रोब ताप में। हमसे कहा जा रहा है कि जी चश्मा झेलम लिंक कनाल में 500 क्यूसेक्स बहा जा रहा है। मेरे पास फोटोग्राफ है, वहां 1000 क्यूसेक चल रहा है। वो उसको बढ़ा दिया है बजाय इसको कि रोको, क्योंकि ये हमारे बीच में एग्रीमेंट थी कि जब तक सिंध यस न कहे तब तक चश्मा झेलम लिंक कनाल में पानी नहीं बहना चाहिए। टीपी कनाल में 500 वहां चल रहा है। यह है उनकी जो फिगर जो बताते हैं, एक्चुअल टेलीमेट्री सिस्टम वहां भी नहीं लगा हुआ कि हमें उनकी बात पर कोई भरोसा हो सके। इस वजह से हमने इस चीज को और ज्यादा बढ़ाएंगे। कल 7 तारीख को भी है, कल 9 तारीख को भी है, कल 11 का भी है, 13 को है। ये हमारे एहतजाजी मुरासले, एहतजाजी मुजाहरे जोर पकड़ते जाएंगे, जोर पकड़ते जा रहे हैं। और हमने उनको कहा है कि जी हम पानी की मुनसिफाना डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं। हमें किसी सूबे से अनाज नहीं है, हम किसी सूबे के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो फार्मूला है उस फार्मूला के तहत हमें अभी तक पानी नहीं दिया जा रहा। बजाय इसके कि पानी बढ़ाया जाए जबकि जरूरत है, उसकी बजाय और काटा जा रहा है, तरबेला में स्टोर किया जा रहा है और हमें नहीं दिया जा रहा। तौसा से नीचे सफाई नहीं दी जा रही कि पानी कहां जा रहा है। ये 40,000 क्यूसेक कोई माना रखती हैं। सखर बराज में जब तक 80,000 क्यूसेक नहीं पहुंचता, हमारे किनाल से पानी नहीं जाता, हमारे किनाल से फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज में पानी नहीं जाता, और वहां पनीरी तक नहीं लगी। मैंने पहले भी आपको बताया कि ठट्टा में 1 मई को चावलों का छिड़काव का तरीका इस्तेमाल होता है। 1 मई, आज 5 या 6 जून है, वहां ये नहीं हुआ। ये सब इस मैं तो कहूंगा पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और सबसे ज्यादा निशाना सिंध है कि हम पर इल्जाम लगता है कि जी हम टेल एंडर को पानी नहीं देते। सिंध पाकिस्तान का टेल एंडर है, उसकी गारंटी नहीं दे रहे, उसको गारंटी नहीं। हद कमाल की बात है, हद कमाल की बात है कि हम पानी को रोके जा रहे हैं। कोटड़ी में इस वक्त 12,000 क्यूसेक पानी आया है। हमने दरवाजे गिराए हुए हैं कि आगे पानी न जाए, और सिर्फ 200 क्यूसेक आगे बढ़ा रहे हैं कि लोगों को पानी का पीने का पानी मिल सके। 200 क्यूसेक कोई माना नहीं रखती, जबकि उस वाटर अपोर्शन में रिकॉर्ड में कहा गया है कि जी कोटड़ी से नीचे 5,000 क्यूसेक बहना चाहिए कि हम समंदर को रोक सकें, हम समंदर को वापस आने से रोक सकें, जमीन को थोड़ के हवाले करने से रोक सकें। 5,000 क्यूसेक कहां और 200 क्यूसेक कहां? ये क्योंकि ये इशू है, इसलिए मैंने आपका टाइम लिया कि मैं इस पे एहतजाज का तरीका और अख्तियार करूं। और अख्तियार करते हुए हमने देखा है, हमने सिंध ने अक्सर करके दिखा दिया है कि इमरान खान के सरपरस्ते आला मुशर्रफ के जब हमने दांत खट्टे कर दिए तो इमरान खान के भी दांत खट्टे कर सकते हैं। हम फिर भी उनको मौका दिए हुए हैं कि जी 15 तारीख तक पानी बहाल करो, 15 तारीख तक पानी बहाल करो, नहीं तो जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार इमरान खान की हुकूमत है, उसके इदारे हैं, उसके मातहत चलने वाले इदारे हैं। वो ऐसा का चेयरमैन जो सिंध के मेंबर के ऊपर किताब उठा के फेंक देता है, उस बेइज्जती का हमें बदला नहीं मिला। इसलिए मैं अक्सर डिमांड करता रहता हूं कि ऐसा के चेयरमैन को चेंज करो और सिंध के मेंबर को बनाओ कि वो सिंध के टेल एंडर का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। टेल एंड को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए जो अभी इस वक्त इस हुकूमत ने हमें नहीं दिया। इस बुनियाद पे रही दूसरी बात, आज कराची में वाकया हुआ है। कराची में वाकया हुआ बहरिया टाउन के बाहर, टीवी दिखा रही है, आग जल रही है। हमारे हुकूमत के दोस्त बैठे हैं,
اور سب کو پتا بھی ہے کہ شاید انہوں نے انتظامیہ نے ان سے بات بھی کی تھی. ہم کسی کو احتجاج کرنے سے روکتے نہیں ہیں, ہم کسی کو یہ کال دینے سے روکے نہیں ہوئے ہیں. ہاں, ہم نے اگر پولیس کھڑی کی تھی تو بدامنی سے بچنے کے لیے کھڑی کی تھی, بدامنی سے بچنے کے لیے کھڑی کی تھی. انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ وہ بحریہ ٹاؤن کے دروازے پر یہ کریں گے, لیکن انہوں نے ہائی وے بھی بند کر دیا. یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پھر اندر گھس کر عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے آگ بھی لگی ہے, آگ بھی لگی ہوئی ہے, اور یہ انہی کے باتوں کی وجہ سے ہوئی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو چھپنے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی ہے تو جہاں وہ ہڑتال کرنے کا, دھرنا دینے کا حق دے رہی ہے, چیف منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی ہم ان کو دھرنا دیں گے, ہم کچھ نہیں ایسی کریں گے, روک تھام نہیں کریں گے. نہیں ہوئی روک تھام, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سندھ میں کسی کو بزنس کرنے سے روکا جائے. کسی کو بزنس کرنے سے روکنے کے خلاف ہیں ہم بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں. ہر ایک انڈیویڈول کو, پتہ نہیں کراچی میں شہر کے اندر ہو یا ملکہ علاقوں میں ہو, پتہ نہیں کتنی ہاؤسنگ کالونیز بن رہی ہیں. ہم نے کسی کو نہیں روکا, ہم نے کسی کو نہیں روکا کہ بھائی بزنس کرنے کا آپ سب کو اختیار ہے, آپ کر سکتے ہیں اختیار. لیکن یہ ہنگامہ آرائی, توڑ پھوڑ, آگ بگولا ہونا, یہ ضرور پولیس کے قانون کی کارروائی کے اندر آئے گا. میں اس کو تو ہم بدامنی کا ہی حصہ سمجھتے ہیں. ہم اس کو تو برداشت کرنے کی بات نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر یہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو وہ ملکیت تو کسی کی نقصان ہوا ہے تو وہ بھی یقینی طور پر. لیکن میں کہہ رہا ہوں, اس بحریہ ٹاؤن جس کے سامنے یہ دھرنا ہوا, اس کو تو سپریم کورٹ نے بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا, ریکگنائز کر دیا کہ جی بحریہ ٹاؤن ٹھیک ہے, اور اس پر اتنا ہم فائن لگا رہے ہیں اور بحریہ ٹاؤن کو بلڈوز نہیں کر رہے. سپریم کورٹ تک نے کہہ دیا کہ جی عمران خان خود کیا کہتا ہے, ہاؤسنگ انڈسٹریز کو بڑھاؤں گا, ہاؤسنگ انڈسٹریز کو بڑھاؤں گا, فلاں پروجیکٹ بناؤں گا, فلاں پروجیکٹ بناؤں گا. کسی کا نام نہیں لیا جا رہا, صرف بحریہ ٹاؤن کا نام لینے کی بات نہیں ہے. کراچی سے لے کے حیدرآباد تک پتہ نہیں کتنی ہاؤسنگ انڈسٹریز, ہاؤسنگ کالونیز بن رہی ہیں. تو کل ہو سکتا ہے کراچی اور حیدرآباد مل جائیں. ہم نے کسی پر اعتراض نہیں کیا. ہاں, ہم اعتراض اس بات پہ کر رہے ہیں اگر کوئی غیر قانونی قبضہ کر کے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کے خلاف ایف آئی آر تک بھی کٹوائی ہے, ہم نے ان افسروں کو سزا بھی دی ہے. غیر قانونی قبضے کو ہم بھی برداشت نہیں کریں گے. لیکن میں آگے بھی بڑھتا ہوں, میں مطالبہ بھی کروں گا ان سارے ہاؤسنگ کالونیز بنانے والوں, سارے ہاؤسنگ کالونی والوں کو میں ان کو کہتا ہوں کہ انشور کیا جائے کہ وہاں جو نان ٹیکنیکل اسٹاف ہے وہاں کا لوکل ہونا چاہیے. وہاں لوکل جو لوگ رہتے ہیں, جو وہاں آباد ہیں, جو قریب ہیں, وہاں امپلائمنٹ ان لوگوں کو ملنی چاہیے جو وہاں رہتے ہیں. یہ نان ٹیکنیکل اسٹاف ہے تو بھی ہمیں قبول ہے, ہم مزدوری کر کے بھی اپنی زندگی گزارے ہیں پہلے بھی, پھر بھی گزار سکتے ہیں. یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں ان ہاؤسنگ کالونیز والوں کو پرائرٹی دینی چاہیے کہ ہاں سندھ کے ڈومیسائل رکھنے والوں کو یہ عمارتیں دی جائیں. سندھ کے ڈومیسائل رکھنے والوں کا پہلا حق ہونا چاہیے. یہاں تک تو جا سکتے ہیں, لیکن کسی کو روک نہیں سکتے کہ جی آپ بزنس کرنا چھوڑ دیں اور بزنس کو ہاتھ نہ لگائیں. میں یہ ضرور اعلان کرتا ہوں, مجھے افسوس ہے کہ ان دوستوں نے اتنی ہنگامہ آرائی کر کے ایک ماحول کو گندا کیا. میں تو ان کو کہتا رہا تھا کہ غریبوں کی مدد کے لیے آؤ, جو ایگریکلچر کے لگے ہوئے ہیں, جو اپنی کاشت کر نہیں سکتے, ان کی مدد کو آؤ. لیکن ان کے لیے تو ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہے, لیکن کہا یہ کہ جی ہم نے یوں دھرنا دینا ہے. دھرنا ہو گیا, لیکن جو نیک نامی انہوں نے کمانی تھی وہ نہیں کمائی, کہ انہوں نے ہنگامہ کیا, انہوں نے آگ لگائی, انہوں نے امن امان کو ڈسٹرب کیا. میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں.
इस तरह का तरीका सिंध की तरक्की के रास्ते में रुकावट बनेगा। हम सिंध की तरक्की चाहते हैं। अगर कराची के नाम पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कराची हो सकता है तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंध क्यों नहीं करा सकता? अगर ये हाउसिंग इंडस्ट्री बनेगी, हाउसिंग कॉलोनीज बनेगी, लिविंग एनवायरमेंट अगर बेहतर बनेगी, मेरे सिंध के लोग वहां रहेंगे। किसी को रोक थोड़ी है कि वहां कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता। जिसके पास कुछ होगा वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, किसी को रोकथाम नहीं है। मुझे अगर कोई पंजाब में जाने से रोक नहीं सकता तो मैं किसी और को कैसे रोकूंगा? तो ये चीजें जो हैं मैं आपके सामने स्याह और सफेद में लाना चाहता था, इसलिए आपको तकलीफ दी, इसलिए आपको कहा कि मेरी बात उनको भी सुनाई दे तो भले सुनाई दे, उनको भी सुनाई दे तो भले सुनाई दे। ये काबिल कबूल बात नहीं है कि आप हंगामा आड़ाई करके और इस तरह से सिंध की तरक्की के रास्ते में रुकावट बनो। लगभग यही कुछ कहना था। आपके सवाल हैं, मैं हाजिर हूं। आपने आज जो एहतजाज किया, पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी वहां लगे, वीडियोज भी मौजूद है, उनको मुसलसल आप अपना भाई कह रहे हैं। आई एम सॉरी। आज जो एहतजाज बहरिया टाउन में किया गया, तोड़ की गई, आग लगाई गई, इमलाक को नजरआतिश किया गया, वहां पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगाए गए हैं, आप उनको मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना भाई कह रहे हैं। अच्छा, बहरिया टाउन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो 13,000 एकड़ के हवाले से होगा, वो 26,000 एकड़ जो इजाफी उन्होंने कब्जा की है या गिरौट की है उसके हवाले से फैसला नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा, धरना देने से हमने रोकना नहीं था। उन्होंने खुद कहा था कि यह पुरअमन एहतजाज होगा, हम चंद तकरीर करके चले जाएंगे। जब उन्होंने खुद इंतजामिया से बात करते हुए ये बात कही तो वायलेशन उन्होंने की। रही बात बहरिया टाउन की, तो 13,000 हैं, 15,000 एकड़ हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। जो नाजायज कब्जा है उसके खिलाफ तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जी हमने उसके ऊपर FIR भी कटवाई है, हमने ऑफिसरों को भी जवाब तलबी की है या उनको सस्पेंड किया है, जो कुछ भी किया है। तो हम नाजायज बात पर हामी नहीं है, चाहे कोई भी हो उसके हामी नहीं है। लेकिन ये हंगामा आ रही का मतलब क्या है? जो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगे हैं उनको तो मैंने पहले ही कहा कि जी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। ये तो अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो आपने जिक्र किया, लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से किसी ने कोई एक बयान इसके ऊपर नहीं दिया जो वहां पे जलाओ गिराओ और तोड़फोड़ हो रहा था। और क्या इन जो मुजाहिरीन जिन्होंने तोड़फोड़ की है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुकूमत सिंध करेगी? मैंने यही तो कहा कि जी अगर नारे लगे हैं तो कानूनी कार्रवाई होगी। जी सर। कंटेनर लगा के बहरिया टाउन को तो हर तरफ से बंद कर दिया गया था और फिर ये अचानक आग कैसे लग गई या लगाई गई है, तो और लोगों पे ऐसा तो नहीं है पुरअमन लोगों पे डाला जा रहा है? अब ये देखिए बात सुने, मुझे जहां तक पता है कि उन्होंने इंतजामिया से बात करते हुए पुरअमन एहतजाज का कहा था। धरना तो हम भी दे रहे हैं ना पानी पर। क्या हमने नहीं कहा हुआ धरना देने का? क्या हमने नहीं कहा कि मुजाहिरे हो रहे हैं? किसी ने कोई केला भी उठाया किसी रेडी से? कहा उन्होंने कि पुरअमन बैठेंगे, हमने कहा बैठो आके, 5 घंटे बैठने हैं, 6 घंटे बैठने हैं, बैठो। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये भी तो कह रहा हूं कि सिंध में जो मुजाहिरे हो रहे हैं, किसी के इमलाक का नुकसान हुआ? किसी सरकारी इमारत पे कोई हमला हुआ? किसी प्राइवेट इमारत पे कोई हमला हुआ? ये जो पानी का मसला है, कल वजीर साहब ने जो अपनी तकरीर की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, ऐसा लगा कि वो दोनों सूबों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खासतौर पर हमारे सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसे अक्सर मुस्तरद कर रहे हैं। वो अक्सर भी तकरीरों में कहते हैं सूबे झगड़ा कर रहे हैं, हालांकि झगड़ा नहीं है, एक जेन्युइन मसला है। आप क्या समझते हैं, वजीर साहब की मालूमात नहीं है या उन्हें ब्रीफ सही नहीं किया गया? क्या मसला है? क्या किस बारे में सर? पानी के तकसीम के मामले में कल उन्होंने जो तकरीर की अपनी, देखिए बात सुने, बात सुने। देखिए शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी दोनों सूबों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। मैंने उसके जवाब में पब्लिकली कहा हम किसी सूबे से लड़ नहीं रहे, हम अथॉरिटी से सवाल कर रहे हैं जो मॉनिटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। वो अथॉरिटी इन सूबों से ऊपर है। सूबों को पानी देने वाली एक अथॉरिटी है जो पॉलिसी बनाती है और ये करती है जो करती है।
इस एहतजाज या इस आवाज उठाने के बाद आज इरसा वालों का ये बयान जो आया कि हमने जी वाटर अपोर्शमेंट अकॉर्ड के क्लास 2 के तहत पानी की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये पहले क्यों नहीं आया? ये इरसा ने पहले क्यों नहीं कहा? शुरू दिन से क्यों नहीं कहा? आज क्यों कह रहे हैं कि जी आज क्लास 2 के तहत, जो उस अकॉर्ड का क्लास 2 है, उसके तहत पानी की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? आज कहा है ना, अखबार में लगा है ना। मैं ये कह रहा हूं कि हमें इतनी देर क्यों की, हमारी कॉन्फिडेंस को शेक क्यों किया, हमारे लिए वो सस्पिशंस क्यों स्टार्ट कर लिए? इरसा ने किए। इरसा की कंपोजिशन क्या है? 5 मेंबर 4 सूबे, और 5वां मेंबर टेल एंडर का क्यों नहीं हो सकता? टेल एंडर का चेयरमैन क्यों नहीं हो सकता? कम से कम टेल एंड को तहफुज देगा। हम किधर जाएंगे? हम पर हमारा पानी कहां जाता है? खेतों में, और दूसरा समंदर में। समंदर में पानी नहीं भेजेंगे तो समंदर हमें खा जाएगा। इधर से ऊपर से पानी नहीं होगा तो हमारी काश्त नहीं होगी। इसलिए अगर मैं आवाज उठाता हूं तो इसमें सूबों के बीच की लड़ाई का मसला नहीं है। ये वजीर आजम साहब को अगर कुछ बताते होंगे तो उनको राजी रखने के लिए। सीजे लिंक कनाल किससे पूछ के खोला गया? क्या सिंध से पूछ के खोला गया? नहीं। ये जो हरकत हैं इसने हमें तंग किया है ना, इसी वजह से तो हम आवाज उठा रहे हैं। शाह साहब, आज टास्क फोर्स का इजलास भी हुआ, उसमें कुछ सीधा फैसले हुए, उस बारे में आप भी कुछ बताओ। सदर साहब बैठे हैं वो। नहीं कोई बात नहीं, आप पूछ रहे हैं। जो 8 से 8 बजे तक का बढ़ा दिया गया टाइम, और जो पार्क्स हैं वो खोल दिए गए हैं। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त दी है 12 बजे तक, और टेक अवे और डिलीवरी जो है उसका भी टाइम बढ़ा दिया गया है। और उसके साथ ये जो दीगर और सैलून्स वगैरह को इजाज़त दे दी गई है खोलने की, लेकिन इन सबको SOPs के साथ। और ये भी कहा गया है कि वैक्सीनेशन भी कराएंगे, उसके लिए 2 हफ्तों का टाइम दिया गया है। और ये भी जाहिर है उनको मॉनिटर किया जाएगा कि SOPs पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। और फिर ये भी देखा जाएगा कि वैक्सीनेशन हो रही है या नहीं हो रही। और फिर जो मैरिज हाल वालों का था, शादी हाल वालों का इशू है, उस पर भी हुआ, ज़ेरे गौर आया। और उनके लिए फ़िलहाल 15 दिन या 7 दिन का टाइम दिया गया है। उसके बाद हम जब मीटिंग होती है, आपके इल्म में है कि हफ्ते में 2 दफ़ा ये मीटिंग होती है, मंडे और थर्सडे को। लेकिन इस दफ़ा हमने संडे को ही कर ली। कल CM साहब यहाँ नहीं है, इस्लामाबाद में मीटिंग में जा रहे हैं, तो इस वजह से। और मैरिज हॉल वालों को लिमिटेड गैदरिंग की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन उसके लिए नेक्स्ट वीक जो अभी आएगा हमारा, उसमें ये मीटिंग होगी। रेशो देखा जाएगा कि परसेंटेज जो है वो कहाँ पे है इसकी कोविड पॉजिटिव की, और हॉस्पिटल्स पर प्रेशर जो है वो कितना बढ़ रहा है, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। एक सवाल और है, कराची के अंदर जो सड़कों की हालत है वो कई वर्षों से खराब है। 4K-4 से जो मुतसिल सड़कें हम तकरीबन 4-5 साल से बनाने में शिकार है। इसी तरह जो 4K से आप अगर जाए गुलशन बाजार की तरफ, तो तकरीबन वो 8-10 साल से सड़क का यही हाल है। इसी तरह जो सदर की पार्किंग प्लाजा है, अगर आप उसके खिलाफ सड़कें देखें तो भी 3-4 साल से बढ़ाने का शिकार है। वज़ीर आज़म साहब जब आए थे कराची 2020 में सितंबर में, तो उन्हें 141 अरब सड़कें ठीक करने के लिए रखे थे। उसका बदला क्या हुआ? इसके साथ आपकी सिंध के अंदर हुकूमत है 12-13 साल से, सड़क कब ठीक होगी? और एक मसला सड़कों का ये भी है कि जिस सड़क से आप गुजरें उसके बीच में आपको गटर नजर आता है। देखें, बहुत सारी सड़कों पे काम हुआ है जो आप सब ने देखा भी है, कई दफ़ा रिपोर्टिंग भी की है। बहुत सारी सड़कें अभी बनने को भी हैं। जिस तरह आपने खुद कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके ऐलानात किए थे, वायदे किए थे, लेकिन वो वफा नहीं हुए। आज भी जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो सुबह बात हुई थी, किसी क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने यही कहा कि दीगर सूबों में तो जो बड़े रोड दिए गए हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट का बजट आता है,
لیکن سندھ کے لیے کوئی اس طرح کے پیسے مختص نہیں کیے گئے. اور پھر یہ جو بہت بڑے دعوے اور جھوٹ ان کے جس کے بھی بیان اٹھا لیں, بعد میں آپ جا کر چیک کریں گے تو اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. جو یہ کہتے ہیں جی, ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی کہنے لگے ہیں, کیونکہ ان کو جو بریف ہے وہ مراد سعید کرتے ہیں, اور مراد سعید پر وہ اعتماد کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ان 3 سالوں میں ہم نے اتنی روڈیں بنائی ہیں جتنی 1947 سے لے کر اور 2018 تک نہیں بنی. اب ایسا جھوٹ جو ہے جب آئے گا, اور پھر وہ پرائم منسٹر صاحب بھی کہیں گے انہوں نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. جو سن لیں, سکھر حیدرآباد موٹر وے جو ہے وہ ان کی وجہ سے 3 سال سے ڈیلے ہے. 4K چورنگی ہیں کراچی کے بہت سارے ابھی آپ نے دیکھا کام ہوئے جن میں بنے ہیں. کچھ ہم نے نئے بجٹ میں بھی رکھے ہیں, کچھ کی پلاننگ بھی ہے, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ترقیاتی کام آئیں گے اس بجٹ میں, اور یہ کافی روڈ جو ہیں شہر کے وہ بنیں گے. چیئرمین صاحب, آپ لوگوں نے ہنگامی طور پر بلائی ہے, کیا ملک ریاض کا کوئی پریشر ہے آپ پہ, یا ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے اس لیے آپ یہ ابھی آپ کو واٹس ایپ آیا ہے یا ویسے ایک منٹ, کہیں کوئی واقعہ ہو اس کا جواب نہ آئے تو سمجھو ڈیفالٹ میں گئے ہم. یہ تمہارے گھر کو بھی اگر جلایا جاتا تو ہو سکتا ہے میں بھی بلا لیتا. اللہ رحم کرے گا. میں بات وہ نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ نہ کہیں کہ کسی کا پریشر ہے. میں تو کہہ رہا ہوں حیدرآباد سے کراچی تک کتنی ہاؤسنگ کالونیز آپ نے خود دیکھی ہوں گی. سوال اٹھتا ہے ناجائزہ قبضہ کرنے والوں کے لیے بالکل بولو, لیکن بزنس کرنے سے آپ کیسے روک سکتے ہو کسی کو؟ رہی بات آپ کی, سر میں ایکنک کا ممبر ہوں. کراچی میں جو وہ بلند بانگ دعوے کر کے گئے کہ جی میں 1300 ارب روپے دوں گا اور 700 ارب روپے دوں گا اور فلاں کروں گا, بجٹ کی کتابوں میں ان سب کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے کر دیا ہے, اور وفاقی ٹکا بھی نہیں آیا, نہ آئے گا, نہ رکھا گیا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جب کوئی آئے, جب اپنے ریٹ لگائے, جب اس میں پارٹیسپیٹ ہو, یہ اس کا حشر یہ ہے. سندھ میں وفاق کی مدد سے ہم 10 منصوبے بنا رہے تھے, جس میں ڈرینیج کا منصوبہ بھی ہے, اریگیشن کا منصوبہ بھی ہے, دوسرا بھی ہے, K4 بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. 10 منصوبوں کو کاٹ کے اب 5 منصوبے رکھے, دوسرے ADP سے نکال دیے, PSDP سے نکال دیے. جو پچھلے سال ہم نے 10 ارب روپے ہمیں ملے تھے, آج اس کو کاٹ کے انہوں نے 5 ارب روپے کر دیے. آج کے اس میں صرف 5 ارب ہیں. اس لیے میں نے ایکنک کے اور APCC کی میٹنگ میں کہہ دیا تھا کہ جی یہ 5 ارب بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں, ہمیں مہربانی آپ کی, یہ کہا تھا. سکھر اور حیدرآباد کا روڈ ایک تو لیٹ ہوا اور ریوائز میں گیا. پہلے 600 ارب روپے میں پتہ نہیں کتنے میں بن رہا تھا, ابھی 900 ارب. وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, وہ وفاقی حکومت کا حصہ نہیں رہا اس میں. صورتحال یہ ہے. اس کے علاوہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کچھ آئے گی ضلعوں میں, اور کہیں وہ نالی بنائے گی, کہیں وہ کنواں بنائے گی, کہیں وہ بتی لگائے گی, کہیں یہ کرے گی. اس طرح کا کوئی رکھا ضرور گیا ہے, لیکن کب ہوگا, الوکیشن کیا ہے, کچھ بھی نہیں. اس پر ہی صحیح, اسی پر تو چیف منسٹر صاحب نے وہاں وفاق کو خط لکھا ہے. سیون جامشورو روڈ ہم سے انہوں نے مانگے 7 ارب روپے کہ آپ ایڈوانس میں 7 ارب روپیہ دو تو ہم یہ روڈ بنانا شروع کرتے ہیں. جامشورو سے لے کے سیون تک ڈیول کیریج وے ہم نے دے دیے. پتہ نہیں کتنے سال ہوئے ہیں.
अभी तक वो 7 अरब तक पूरे नहीं हमें दिए कि जी हम रोड को और ज्यादा तेज कर सकें। वफाक ने अपना हिस्सा देना तो छोड़ो, हमने जो पैसे दिए हुए हैं वो अभी तक नहीं दिए। ये सारा चीफ मिनिस्टर के खत में शामिल है और वफाकी पीएसडीपी में हमारा हिस्सा 0.2% जाके पड़ता है। ये है कुल किस्सा डेवलपमेंट का। आप देख लेंगे किताबें, आपको पता चल जाएगा। जी शाह साहब। जी प्लीज। अगर जवाब दे दें, कराची का सबसे बड़ा मसला है मास्टर प्लान का। आप वकील वजियात हैं, यकीनन आपको यही होगा कि आप बनाते हैं 2 महीने बाद डिपार्टमेंट तोड़ के चला जाता है। निष्ठा रोड हाल ही में बनी थी, साल की जगह जगह उसकी अब कटिंग हो चुकी है। आपके दोनों थोड़ा बहुत पता, आपको भी कटिंग कंट्रोलमेंट्स बहुत हैं। एक मास्टर प्लान का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको दिया था कि इसका बनाएं कराची का, वो अभी तक न उस हवाले से कोई इजलास की खबरें आई हैं, न उस हवाले से कोई वर्किंग की खबरें आई हैं। तो ये अगर मास्टर प्लान बन जाता तो कराची की ऐसी मास्टर प्लान तो बना हुआ है जी। देखें, मास्टर प्लान वैसे तो कई बने हुए हैं लेकिन वो प्रॉपर नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस पर सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने अहकाम दिए थे। इस दफ़ा अगर आप कैबिनेट का एजेंडा जो आपके पास आया होगा उसमें आप देखेंगे कैबिनेट के एजेंडे में, तो उसमें मास्टर प्लान का उसमें जिक्र था। उसमें कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से उसको डेफर किया गया नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग पर। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इंशाल्लाह उस पर मुकम्मल तौर पर काम हुआ है, कैबिनेट में अप्रूव करा के और उस पर काम हो जाए। शाह साहब, कराची में केसेस तो कोई कम नहीं हुए, कोई 13% है, तो ये दरमियान की गई है। नहीं, केसेस कम हुए हैं और नहीं केसेस कम हुए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट और उसकी कुछ जो इलाके हैं वहां पे केसेस ज्यादा आइडेंटिफाई हुए हैं। मिसाल ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट में उसके मखसूस इलाकों में, तो वहां पे जाहिर है कुछ लिए जाएंगे, जो भी इकदामात हैं, एक्शंस वो लिए जाएंगे। जी थैंक यू सर।